नमस्ते और स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जो भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों के बंद दरवाजों के पीछे दशकों से चल रही है। भेदभाव की कहानी। अब तक इसके खिलाफ नियम तो थे, लेकिन उनमें वो धार नहीं थी। पर अब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी ने एक नया हथियार उतारा है। उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने की नियम 2026। सवाल ये है कि क्या ये नया नियम शास्त्र वाकई इस पुरानी लड़ाई का अंत कर पाएगा। चलिए पड़ताल करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक बात साफ कर लेते हैं। हम सब यूजीसी के बारे में जानते हैं, लेकिन इन नए नियमों को समझने के लिए ये याद रखना जरूरी है कि यूजीसी सिर्फ सलाह नहीं देती जी 1956 के एक्ट के तहत उनके पास संस्थानों को दंडित करने की भी शक्ति है, और यही शक्ति इन नए नियमों को इतना महत्वपूर्ण बनाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। यूजीसी का इतिहास काफ़ी लंबा है। मतलब 1944 की सार्जेंट रिपोर्ट से शुरू होकर फिर 1956 में एक सांविधिक निकाय बनी। लेकिन आज की हमारी बातचीत के लिए सबसे ज़रूरी बात यही है कि यूजीसी सिर्फ एक सलाहकार बॉडी नहीं है। उसके पास असली शक्तियां हैं। वो अनुदान रोक सकती है, मान्यता भी रद्द कर सकती है, और यही डर अब इन नए नियमों के पीछे खड़ा है। ठीक है, तो मंच तैयार है। यूजीसी एक शक्तिशाली संस्था है और इसी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये नए नियम जारी किए हैं। कहा जा रहा है कि ये गेम चेंजर हो सकते हैं। तो इनमें ऐसा क्या खास है? चलिए एक एक करके समझते हैं। देखिए, अगर आप इन नियमों की आत्मा को देखें तो ये 3 स्तरों पर काम करते हैं। 3 स्तरों पर? हाँ, पहला, ये भेदभाव को कानूनी तौर पर और बहुत बहुत व्यापक रूप से परिभाषित करते हैं। अब ये कोई अस्पष्ट चीज नहीं रही। दूसरा, ये हर कैंपस में एक तरह की पुलिस बिठाते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर और ऑम्बड्स पर्सन के रूप में। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, ये इस पुलिस को असली दांत देते हैं, मतलब सख्त सजा का डर। ये सिर्फ सलाह नहीं, ये एक पूरा एनफोर्समेंट मैकेनिज्म है। ये सुनने में तो बहुत दिलचस्प लग रहा है। चलिए पहले स्तर से शुरू करते हैं, भेदभाव की परिभाषा। जब आप कहते हैं व्यापक परिभाषा, तो मेरे मन में एक सवाल आता है। क्या इसका मतलब ये है कि अब तक जो चीजें कैंपस कल्चर या मजाक के नाम पर चलती थीं, वो भी अब कानूनी तौर पर भेदभाव मानी जा सकती हैं? हाँ बिल्कुल, यही तो इसका सबसे बड़ा बदलाव है। देखिए, पहले के नियमों में एससी और एसटी समुदायों का जिक्र तो था, लेकिन अक्सर ओबीसी को छोड़ लिया जाता था। ये एक बड़ी कमी थी। अच्छा। इन नए नियमों में एससी, एसटी और ओबीसी तीनों को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। और इसके अलावा धर्म, नस्ल, लिंग, जन्मस्थान या विकलांगता के आधार पर होने वाले भेदभाव को भी इसमें रखा गया है। और आपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भेदभाव की बात की थी। ये अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब हुआ? कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। मान लीजिए, कोई संस्थान एक ऐसा नियम बनाता है जो पहली नजर से तो सबके लिए बराबर लगता है, लेकिन उसका असर किसी खास समुदाय के छात्रों पर ज्यादा नेगेटिव पड़ता है। जैसे अगर कोई कॉलेज ये नियम बना दे कि सिर्फ वही छात्र हॉस्टल के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनके माता पिता की सालाना आय एक खास सीमा से ज्यादा हो। अब पहली नजर से ये नियम जाति आधारित तो नहीं है? नहीं है, बिल्कुल। लेकिन ये अप्रत्यक्ष रूप से उन समुदायों के छात्रों को बाहर कर देगा जो आर्थिक रूप से ज्यादा कमजोर हैं, जिनमें शायद एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों की संख्या ज्यादा हो। अब इसे भी भेदभाव माना जाएगा? समझ गई। ये तो बहुत बड़ा दायरा कवर करता है। अब आते हैं दूसरे स्तर पर, कैंपस की पुलिस यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, ईओसी। ये क्या है और कैसे काम करेगा? तो अब हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लिए एक ईओसी बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। ये एक तरह का नोडल सेंटर होगा जो कैंपस में समानता को बढ़ावा देने और भेदभाव की शिकायतों को संभालने का काम करेगा। तो सिर्फ शिकायतें नहीं सुनेंगे? नहीं, सिर्फ शिकायतें नहीं, ये जागरूकता अभियान भी चलाएगा, छात्रों को उनके अधिकारों के बारे में बताएगा और एक समावेशी माहौल बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम करेगा। और इसी के तहत एक इक्विटी कमेटी भी होगी, है ना? जी, हर ईओसी के तहत एक इक्विटी कमेटी होगी और इसकी अध्यक्षता संस्थान के प्रमुख यानी वाइस चांसलर या प्रिंसिपल वो खुद करेंगे। और इसमें संतुलन बनाए रखने के लिए एससी, एसटी, ओबीसी समुदायों, महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व होना भी अनिवार्य किया गया है, ताकि हर पक्ष की आवाज सुनी जा सके। बिल्कुल। एक मिनट, मुझे यहाँ एक संभावित समस्या दिख रही है। इस इक्विटी कमेटी का अध्यक्ष संस्थान का प्रमुख यानी वाइस चांसलर होगा। क्या ये हितों का टकराव, मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? क्या एक वीसी अपने ही संस्थान के खिलाफ आए किसी गंभीर मामले में निष्पक्ष हो पाएगा?
जबकि उसकी पहली जिम्मेदारी तो संस्थान की प्रतिष्ठा बचाना होती है। ये एक बहुत ही जायज चिंता है और कई लोगों ने ये सवाल उठाया भी है। सिद्धांत यह है कि संस्थान का प्रमुख होने के नाते नियमों को लागू करने की आखिरी जिम्मेदारी उन्हीं की है। अच्छा। इसलिए उनका कमिटी में होना जवाबदेही सुनिश्चित करता है। लेकिन आपने जो हितों का टकराव की बात की वो बिल्कुल सही पॉइंट है और उसी समस्या से निपटने के लिए इस प्रणाली में दूसरा और सबसे मजबूत स्तर बनाया गया है ओम्बड्सपर्सन का। ठीक है, तो अब तीसरे स्तर पर आते हैं, असली दांत यानी सजाएं। आपने कहा कि यूजीसी के पास सख्त कार्रवाई करने की शक्ति होगी, लेकिन क्या यूजीसी के पास वाकई इन सजाओं को लागू करने की इच्छा शक्ति है? क्योंकि अतीत में भी कई नियम बने हैं पर जमीन पर उसका असर कम ही दिखा है। आपका संदेह बिल्कुल सही है, क्योंकि असली परीक्षा तो कार्यान्वयन में ही होती है। लेकिन इस बार जो प्रावधान है वो पहले से कहीं ज्यादा सख्त हैं। अगर कोई संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता तो यूजीसी उसे दी जाने वाली सभी ग्रांट्स रोक सकती है, उसे अपनी योजनाओं जैसे 12B स्टेटस से बाहर कर सकती है, जिससे उसकी फंडिंग और प्रतिष्ठा पर सीधा असर पड़ेगा। सीधा असर पड़ेगा। और इससे भी ज्यादा कुछ। हाँ, यूजीसी उस संस्थान की मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू कर सकती है। यहां तक कि डिग्री देने, डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन प्रोग्राम चलाने पर भी रोक लगा सकती है। आप सोचिए, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए ये कितना बड़ा झटका होगा। बहुत बड़ा। यही डर संस्थानों को इन नियमों को गंभीरता से लेने के लिए मजबूर करेगा। तो संक्षेप में, ये सिर्फ कागजी शेर नहीं है। ये सब सुनने में बहुत मजबूत लगता है। अब प्रक्रिया पर आते हैं। मान लीजिए किसी छात्र या कर्मचारी के साथ भेदभाव होता है, तो वो अपनी शिकायत लेकर कहाँ जाएगा, क्या प्रक्रिया होगी? इसके लिए एक बहुत ही व्यवस्थित और 2 स्तरीय प्रणाली बनाई गई है। जैसा कि हमने बात की, पहला स्तर है इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, ईओसी। ओके। छात्र या कर्मचारी अपनी शिकायत सीधे ईओसी में दर्ज करा सकते हैं, जिसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी बनाना अनिवार्य है। फिर ईओसी की इक्विटी कमेटी मामले की जांच करेगी और एक तय समय सीमा के अंदर अपना फैसला देगी। ठीक है, तो पहली शिकायत ईओसी की इक्विटी कमेटी के पास गई। लेकिन अगर कोई उनके फैसले से संतुष्ट न हो तो क्या कोई अपील का रास्ता है? हाँ, और यहीं पर इस प्रणाली की सबसे बड़ी ताकत छिपी है। अगर कोई व्यक्ति इक्विटी कमेटी के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वो ओम्बड्सपर्सन के पास अपील कर सकता है। तो ये ओम्बड्सपर्सन एक तरह से कैंपस के लिए सुप्रीम कोर्ट जैसा है? बिल्कुल, यह एक बहुत अच्छी उपमा है। ओम्बड्सपर्सन एक स्वतंत्र और निष्पक्ष प्राधिकारी होगा। वो संस्थान के पेरोल पर नहीं होगा, उसकी जवाबदेही बाहर होगी ताकि वो बिना किसी दबाव के फैसला कर सके। सबसे जरूरी बात, और सबसे जरूरी बात, ओम्बड्सपर्सन का फैसला संस्थान पर बाध्यकारी होगा, उसे मानना ही पड़ेगा। अच्छा। मतलब अब संस्थान मामले को अंदर ही अंदर दबा नहीं सकता या उस पर लीपापोती नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि अब छात्र के पास एक ऐसा रास्ता है जो संस्थान के प्रभाव से पूरी तरह बाहर है। ये वाकई एक बड़ा कदम है। लेकिन ये सब सुनकर एक सवाल उठता है। हमारे संविधान में तो पहले से ही समानता का अधिकार है, भेदभाव के खिलाफ कई कानून हैं, अनुच्छेद 14, 15, 17 और SC/ST एक्ट भी है। फिर इन खास नियमों की जरूरत क्यों महसूस हुई? कौन सी कमी थी जिसे ये भरने की कोशिश कर रहे हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। ये सच है कि हमारा संवैधानिक ढांचा बहुत मजबूत है, लेकिन जमीनी हकीकत ये थी कि इन संवैधानिक सुरक्षाओं के बावजूद हमारे शिक्षण संस्थानों के अंदर भेदभाव की समस्या बहुत गहराई तक बनी हुई थी। और ये भेदभाव अक्सर बहुत सूक्ष्म और छिपे हुए तरीकों से होता था, जिन्हें साबित करना भी मुश्किल था। क्या इस बारे में कोई अध्ययन या रिपोर्ट है जो इस समस्या की गंभीरता को बताती हो? हाँ, कई हैं, लेकिन 2007 में आई थॉरेट कमेटी की रिपोर्ट एक मील का पत्थर मानी जाती है। एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हुई जांच में इस रिपोर्ट ने यह बात साफ तौर पर सामने रखी कि हाशिए पर मौजूद छात्रों के साथ भेदभाव होता है। एक मिनट रुकिए, ये सुनना ही कितना परेशान करने वाला है। हम विश्वविद्यालयों को प्रगतिशील सोच का गढ़ मानते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि वहाँ हॉस्टल, खाने की मेज और खेल के मैदान में भी अलगाव होता था। ये तो समाज की सबसे बुरी परछाई को कैंपस के अंदर ले आने जैसा है। दुर्भाग्य से यही सच्चाई थी। रिपोर्ट में पाया गया कि छात्रों को उनके हॉस्टल के कमरों, मेस की टेबल और यहाँ तक कि कल्चरल इवेंट्स में भी उनकी जाति के आधार पर अलग थलग किया जाता था। इसका बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता होगा। कई बार छात्रों पर आरक्षित श्रेणी का एक टैग लगा दिया जाता है, जिससे उनमें चिंता, हीन भावना और कम आत्मसम्मान जैसी समस्याएं पैदा होती हैं, और इसका सीधा असर उनकी पढ़ाई और प्रदर्शन पर पड़ता है। और इसका नतीजा क्या होता था? ड्रॉप आउट। बिल्कुल, नतीजा ये होता था कि अकादमिक,
वित्तीय और इस तरह के मनोवैज्ञानिक दबावों के कारण हाशियाई समुदायों से आने वाले छात्रों में ड्रॉप आउट की दर भी ज़्यादा देखी गई है। वो सिस्टम में आते तो हैं, लेकिन सिस्टम उन्हें टिकने नहीं देता। और जो पुरानी शिकायत निवारण प्रणालियां थी, जैसे SC/ST सेल, वे प्रभावी क्यों नहीं थी? उनमें क्या कमी थी? देखिए, वहाँ एक बड़ी संरचनात्मक कमी थी। पहले के SC/ST सेल या तो थे ही नहीं, या अगर थे तो उनके पास कोई प्रभावी शक्ति नहीं थी। अच्छा। वे अक्सर सलाहकारी भूमिका में होते थे और उनके फैसले बाध्यकारी नहीं होते थे। ज्यादातर मामलों में ये भी देखा गया कि वे संस्थान की प्रतिष्ठा बचाने को ज्यादा प्राथमिकता देते थे, बजाय इसके कि छात्रों को न्याय मिले। उनमें स्वायत्ता और शक्ति दोनों की कमी थी। इन्हीं सब कमियों को दूर करने के लिए इन नए नियमों की जरूरत पड़ी, जो एक मजबूत, जवाबदेह और कानूनी रूप से लागू करने योग्य ढांचा बनाते हैं। ठीक है, ये ढांचा तो बन गया, लेकिन संस्कृति कैसे बदलेगी? क्या सिर्फ नियम बना देने से और सजा का डर दिखाने से सालों से चली आ रही मानसिकता बदल जाएगी? क्या इन नियमों में कल्चरल चेंज या सेंसिटाइजेशन के लिए भी कोई ठोस योजना है? ये इस पूरी कवायद का सबसे मुश्किल हिस्सा है। नियम और ढांचे एक सीमा तक ही काम कर सकते हैं। इसीलिए इन नियमों में EOC को सिर्फ शिकायतें सुनने वाली बॉडी नहीं बनाया गया है, बल्कि उसे कैंपस में लगातार सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप, जेंडर इक्वालिटी पर सेमिनार और समावेशी कल्चर को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम आयोजित करने की जिम्मेदारी भी दी गई है। अच्छा। विचार ये है कि कानूनी डर के साथ साथ आपसी समझ और सम्मान का माहौल भी बनाया जाए। लेकिन हाँ, असली चुनौती मानसिकता को बदलने की ही है, जिसमें समय लगेगा। तो कुल मिलाकर UGC के ये 2026 के नियम उच्च शिक्षा में समानता और समावेश को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बहुत बड़ा और ठोस कदम है। इनमें भेदभाव की स्पष्ट और व्यापक परिभाषा है, EOC और इक्विटी कमेटी जैसी अनिवार्य संस्थाएं हैं, ओम्बड्समन्स के रूप में एक स्वतंत्र और बाध्यकारी अपील तंत्र है, और नियम न मानने पर सख्त सजा का प्रावधान भी है। ये सब मिलकर एक ऐसा ढांचा तैयार करते हैं जो पहले कभी नहीं था। बिल्कुल। लेकिन एक विचारणीय प्रश्न ये भी है कि इन नियमों का कागज पर होना एक बात है और इनका संस्थानों की संस्कृति को असर में बदलना एक पूरी तरह से अलग चुनौती है। सोचने वाली बात यह है कि इन ढांचों के अलावा छात्रों और शिक्षकों के बीच वास्तविक आपसी समझ और सम्मान को बढ़ावा देने के लिए और क्या किया जा सकता है। क्या असली बदलाव कानून से आएगा या संवाद से? शायद जवाब इन दोनों के बीच में कहीं है।